आज हम बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र के सेकंड पेपर का जो टॉपिक है गरीबी यानी कि निर्धनता, पॉवर्टी, उसके बारे में बात करेंगे। भारत की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है गरीबी, निर्धनता। वैसे भारत की कई समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, बेकारी है, अशिक्षा है और आपके जनाधिक्य है और भी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। उनमें से प्रमुख रूप से हम आज बात करेंगे गरीबी या निर्धनता, पॉवर्टी के बारे में। विश्व का 7वां बड़ा देश होने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित है या अल्प विकसित है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद भी यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ और देश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। भारत सहित सभी अल्प विकसित देशों के विकास की समस्या आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। विश्व शांति, सुव्यवस्था और प्रगति के लिए आवश्यक है कि सभी अल्प विकसित देशों का विकास किया जाए और गरीब तथा अमीर देशों के बीच व्याप्त खाई को पाटा जाए। भारत जैसे पिछड़े एवं अल्प विकसित देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। यहाँ कृषि प्रधानता है, किंतु यह भी अनार्थिक व पिछड़ी हुई अवस्था में है। यहाँ का औद्योगिक ढांचा बड़ा कमज़ोर है, पूंजी की कमी है और तकनीकी निम्न स्तर की है। यहाँ उपभोग की वस्तुओं का आयात एवं प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात होता है। यहाँ अल्प रोजगार और छिपी बेरोजगारी विद्यमान है। जनसंख्या की अधिकता है और आर्थिक व सामाजिक ढांचा पिछड़ा हुआ है। इन सभी कारणों से भारत के विकास की गति बहुत धीमी रही है। भारत के विकास के मार्ग में कुछ समस्याएं हैं और जो समस्याएं इस हमारी हमेशा बाधक बनी हुई है, उन समस्याओं के बारे में हम बात करते हैं। जैसे गरीबी। भारत में आर्थिक विकास से संबंधित सबसे बड़ी समस्या गरीबी या निर्धनता की है। गरीबी स्वयं गरीब को जन्म देती है। चूँकि देश गरीब है इसलिए विकास नहीं कर पाता, चूँकि यहाँ विकास नहीं होता इसलिए देश में गरीबी है। इस तरह से हम गरीबी से चलकर पुनः गरीबी में पहुँच जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ संचयन का भी अभाव है। फलस्वरूप यहाँ न तो पूंजी का निर्माण हो पाता है और न ही पूंजी का विनियोग। अतः गरीबी के बारे में विस्तार से चर्चा हम इसी अध्याय में आगे करेंगे। दूसरा जो बाधक हमारी समस्याएं हैं वो हैं बेकारी। तो आर्थिक विकास के मार्ग में एक समस्या बेकारी की भी है। बेकारी गरीबी व ऋणग्रस्तता को जन्म देती है। इसके कारण लोगों की आय और जीवन स्तर निम्न होता है। इससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घटता है और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय घटने लगती है। उद्योगों को बंद करने पर औद्योगिक अशांति एवं आर्थिक संकट पैदा होता है। परिवार व व्यक्ति की आर्थिक दशा बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में देश आर्थिक साधनों व प्राकृतिक स्रोतों का पूरी तरह से विदोहन यानी कि लाभ नहीं उठा पाता है और राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से अविकसित बना रहता है। तीसरी बाधा हमारे सामने है अशिक्षा की। आर्थिक विकास के मार्ग में अशिक्षा भी एक प्रमुख समस्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 64.8% लोग ही शिक्षित हैं। तो शिक्षा के अभाव में अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। इसके अभाव में राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव नहीं होता है, क्योंकि लोगों को देश में उपलब्ध प्राकृतिक भंडारों, मशीनों को चलाने, व्यवसाय प्रबंधन आदि का ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक दशा उन्नत नहीं हो पाती और इसका प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्रीय आय व लाभांश पर भी पड़ता है। अधिकांश अशिक्षित व्यक्ति ऋणग्रस्तता व गरीबी में ही जीवन व्यतीत करते हैं तथा उनका आर्थिक शोषण भी बहुत होता है। इससे आगे हम बात करते हैं जो बाधक हैं, हमारी विकास में बाधक हैं, उसमें है जनाधिक्य यानी जनसंख्या की अधिकता। तो इस आधार पर हम बात करते हैं कि भारत में जनाधिक्य है।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 102.87 करोड़, अब तो ज़्यादा हो गई है, और करीब 130 करोड़ की आबादी हमारे देश में है। वैसे तो जनसंख्या वृद्धि के कुछ लाभ भी हैं, जैसे श्रम शक्ति में वृद्धि होती है एवं बाजार का क्षेत्र विकसित होता है, विशेषीकरण तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन का संभव होता है, किंतु जनाधिक्य आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करता है। जनाधिक्य के कारण देश में भूमि में प्राकृतिक संसाधनों पर तेजी से दबाव बढ़ता है, पूंजी निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। तो इस आधार पर जनाधिक्य भी हमारे यहाँ एक बाधा का काम करता है, यानी कि हमारे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद हम और समस्याओं के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्थिक विकास में गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, जनसंख्या समस्या के अतिरिक्त प्रतिकूल सामाजिक दशाएं, यानी कि हमारी जो सामाजिक दशाएं हैं वो हमारी अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल सामाजिक दशाएं, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी उपस्थित हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कमजोर और भ्रष्ट, अकुशल और ढीला प्रशासन भी हमारी आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अब हम पर्टिकुलर निर्धनता के बारे में बात करते हैं कि निर्धनता क्या है, और भारत के संदर्भ में निर्धनता को हम विस्तृत रूप से यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो निर्धनता की अवधारणा, निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है, किंतु यह एक सामाजिक पद को भी प्रकट करती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं घनिष्ठ संबंध सामाजिक श्रेणी और वर्ग से भी है। गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द हैं। साधारण भाषा में गरीबी का अर्थ आर्थिक असमानता, आर्थिक पारश्रमिकता, आर्थिक अकुशलता से भी लिया जाता है, पराश्रितता। तो गरीबी को केवल आर्थिक अभाव के रूप में प्रकट करना इसका संकुचित अर्थ है। गरीबी की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार दी गई हैं कि गिलिन ने कहा है कि गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रहे, और उसको तथा उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग बनाए रखा जा सके। गिलिन ने गरीबी का संबंध जीवन स्तर से जोड़ा है। जब व्यक्ति की आय अपर्याप्त हो या उसे उचित ढंग से खर्च नहीं करना आता हो या नहीं करता हो, तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन स्तर को बनाए नहीं रख सकता। जीवन स्तर को गिरने पर व्यक्ति की स्वयं और उस पर निर्भर लोगों की शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। अतः जीवन स्तर के कारण व्यक्तियों की कार्यक्षमता घट जाती है। तो इस प्रकार गिलिन ने जो बताया है कि आर्थिक स्थिति जब खराब होती है या उसकी पर्याप्त आय नहीं होती तो उसका जीवन स्तर गिरता है, और जीवन स्तर गिरने से उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, डॉक्टर योगेश असल ने भी गरीबी को तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया है। आप लिखते हैं कि गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। जब हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करते हैं तब इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह आय देश के सभी लोगों के समान रूप से वितरित होती है। राष्ट्रीय आय में से जिन लोगों को कम हिस्सा मिलता है, गरीब, और जिन्हें अधिक हिस्सा मिलता है वह धनवान यानी कि धनिक वर्ग में आते हैं। इस दृष्टि से भी गरीबी की हम तुलनात्मक विवेचना कर सकते हैं।